सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा 12th क्लास का पूरा सिलेबस एक सिंगल सीरीज के अंदर। इस सीरीज में मैं आपको पढ़ा रहा हूं सारे ही टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स के, सारे सब्जेक्ट्स के एक सिंगल वीडियोस में, है ना, एक अलग अलग वीडियोस में एक सिंगल सीरीज में। हम वो जो पूरे टॉपिक्स हैं वो पढ़ रहे हैं स्क्रैच से, बिल्कुल ही बेस से, ताकि आप 12 बोर्ड्स में जब बैठो तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और आप बहुत अच्छे नंबर आपके 12 बोर्ड्स में लेकर आ सके। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी चैप्टर नंबर 2 which is measurement of national income and related aggregates। इसके पहले वाली वीडियो में हमने कंप्लीट करे हमारे 2 टॉपिक, या अपन मान लेते हैं कि हमने कंप्लीट करा हमारा एक पूरा सिंगल टॉपिक which is aggregates of national income। हमने देखा 8 एग्रीगेट्स कौन कौन से होते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि सर उन 8 एग्रीगेट्स के कन्वर्जन्स कौन कौन से होते हैं, कन्वर्जन्स किस किस प्रकार से होते हैं, डेप की वजह से होता है, एनआईटी की वजह से होता है, एनएफआईए की वजह से होता है, ये सारी चीजें। उसके अलावा एक हमारे पास अगर नेशनल इनकम का एग्रीगेट दिया गया है तो हम दूसरे पे कैसे जंप करेंगे ये भी हमने सीखा उसमें। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक से टॉपिक्स थे उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो कि आपको तकलीफ दे या जो आपको समझ नहीं आया। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करने की बोली थी, बहुत सारे मैंने यहाँ पे कराए थे, बहुत आसानी से आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हालांकि वो टॉपिक हमें बोर्ड्स में इतना डीपली नहीं आता है, बट देन ऑल्सो वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आज से हमें स्टार्ट करना है सबसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे यूनिट का और इस चैप्टर का भी, और मैं तो बोलूंगा पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी, द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसमें से हर साल एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, 4, 6, 3 डिपेंडिंग अपॉन योर किस्मत। आपकी जैसी किस्मत होगी उस हिसाब से 3 नंबर, 4 नंबर या 6 नंबर का इसमें न्यूमेरिकल आता है। वैसे तो 3 और 4 नंबर का ही आता है, 6 नंबर का बहुत रेयरली आता है। ठीक है, सो बात करें नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम क्या होता है? NNPFC is called national income, net national product at factor cost is the another name of national income। सर आपने हमें बताया था कि जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी तक कैसे जाते हैं, या कोई भी XYZ एग्रीगेट से एनएनपीएफसी तक कैसे जाते हैं, एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम तक कैसे जाते हैं, ये तो आपने बता दिया। लेकिन वो जो 7 एग्रीगेट्स आपने बताया था जिससे हम जंप करके एनएनपीएफसी पर जा रहे थे, वो 7 एग्रीगेट्स कैसे निकलेंगे सर? ये एक बड़ी समस्या है। तो उसके लिए हमें ये वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग टॉपिक्स है। वी आर हैविंग 3 डिफरेंट टॉपिक्स और 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। द फर्स्ट वन इज वैल्यू एडेड मेथड, the second one is income method and the third one is expenditure method। सर ये है क्या तीनों मेथड्स? अब तीनों मेथड्स 3 अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई होगी, 3 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम निकालती है। एक का कहना यह है कि सपोज मैंने अगर ये पेन बनाना स्टार्ट किया तो ये जो मैन्युफैक्चरर के पास बना होगा, ये जो मार्केट में 20 रुपए का बिक रहा है, मैन्युफैक्चरर के पास 20 का थोड़ी बना होगा, उसके पास हो सकता है 5 रुपए का बना। उसने होलसेलर को दिया, उसने कुछ और वैल्यू ऐड करी है उसमें, तो वो 8 का बिका हो। फिर रिटेलर को दिया हो तो सर वो 15 का बिका हो। फिर रिटेलर ने कुछ वैल्यू ऐड करी होगी तो वो कस्टमर तक पहुंचा होगा तो वो 20 का हो गया। तो हर एक इंसान से गुजरने से वो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है, उसमें वैल्यू में एडिशन होता जा रहा है, और वो जितना भी पार्ट उसमें ऐड होता जा रहा है उस पूरे पार्ट को जब आप इकट्ठा करोगे दैट विल बी योर नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड। तो जो पहली मेथड हमें करनी है, आज मैं वैल्यू एडेड ही बताऊंगा, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड अपन बाद में करेंगे। तो आज का हेडिंग डालो वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड या वैम मेथड, VAM, वैम मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है? पहले तो अपन ने थ्योरी पढ़ी इसकी। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है कि टोटल एडिशन ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द इनकम्स
जब आप उनको इकट्ठा करके लिखोगे दैट इज कंसीडर्ड एज नेशनल इनकम। ठीक है सर, क्या डेफिनेशन आती है लिखने के लिए? नहीं आती, 1-8% चांस है आ गई तो आ गई, नहीं आएगी तो वो नहीं आती। ठीक है सर, वैल्यू एडेड मेथड कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या है इसके मायने क्या है, या पहले आप वैल्यू एडेड होता क्या है पहले तो आप उसको वो एक एग्जांपल के तौर पर समझाइए। तो अपन देखते हैं कि लेट्स अज्यूम कि मैं एक फार्मर हूँ या मैं एक मिल्कमैन हूँ और मैं मेरे काऊ से क्या निकाल रहा हूँ, मिल्क निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने मेरे काऊ से क्या निकाला, मिल्क निकाला। इस मिल्क की कीमत उस समय पे थी 30 रुपीज लीटर। ठीक, ये मिल्क मैंने आगे बेचा किसको, डेयरी ओनर को। उसने कुछ उस मिल्क में वैल्यू ऐड करी होगी, वैल्यू ऐड इन द सेंस प्रॉफिट ऐड किया होगा, खुद का वैल्यू ऐड करी होगी। तो उसने कितने का हो गया, वो 40 रुपए लीटर हो गया। डेयरी वाले ने स्वीट शॉप ओनर के पास वो मिल्क दिया होगा, मिठाई की दुकान वाले के पास। उसने उससे मावा बनाया होगा, मिठाई बनाई होगी उस दूध से, तो उसने और वैल्यू ऐड करी, वो 80 रुपए की हो गई, 80 रुपीज हो गया उस मिल्क की कीमत। अब वो लीटर तो बची ही नहीं, तो लीटर नहीं लिख सकते। स्वीट शॉप वाले ने वो किसको दी होगी, अपन मान लेते हैं कस्टमर को दी, और कस्टमर को कितने की पड़ी, 100 रुपए की पड़ी। ठीक है, तो कायदे से तो सर इसने जब इसको बेचा होगा तो ये 30 रुपए इसको मिले होंगे, ये इसकी इनकम होगी। डेयरी वाले ने जब इसको बेचा होगा तो ये 40 उसको मिले होंगे, ये उसकी इनकम होगी। ऐसे स्वीट शॉप वाले ने जब कस्टमर को भेजा होगा तो ये उसकी इनकम होगी, और ये 100 रुपए में इसको पड़ी है तो ये भी इसकी इनकम होगी। तो सर ये अगर मैं सब ऐड करूंगा तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। 100 प्लस 80 180 प्लस 40 220 प्लस 30 250, 250 रुपए की नेशनल इनकम दिखाएगा मेरे इसमें। लेकिन क्या रियलिटी में 250 रुपए की नेशनल इनकम हुई है? क्योंकि ये जो 30 हैं ये तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड थे ना। इसने कितने की वैल्यू ऐड करी है, सिर्फ 10 रुपए की, सिर्फ 10 रुपए एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हुई। इसने कितने करें, सिर्फ 40 रुपए वैल्यू ऐड करें, और इसने कितने करें सर, सिर्फ 20 रुपीज वैल्यू ऐड करें। तो अब गिनो 30 40 40 और 40 80 और 20 100। तो जो लास्ट वाली कीमत होती है किसी भी चीज की, वही आपका टोटल वैल्यू एडेड कहलाता है। इससे हम देख सकते हैं कि ये कहलाती है वैल्यू एडेड मेथड। हम क्या गिनते हैं, हम सारी चीजें नहीं गिनते हैं वैल्यू एडेड मेथड में। हम क्या गिन रहे हैं, जिसने जितनी जितनी वैल्यू ऐड करी है उस प्रोडक्ट में, उन सारी वैल्यूज को आप ऐड कर दोगे, दैट इज कंसीडर्ड एज वैल्यू एडेड मेथड। इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, कि हर इंसान जितना जितना वैल्यू ऐड करता जा रहा है उतना उतना पैसा हम उसमें ऐड करते जाएंगे, और लास्ट में जाकर दैट विल बी आवर नेशनल इनकम। और एक तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि जो लास्ट वाला अमाउंट है जो कस्टमर पे कर रहा है, वो भी तो नेशनल इनकम ही कहलाएगी ना सर, क्योंकि इनिशियली टोटल वैल्यू एडेड और वो जो लास्ट वाली अमाउंट है वो हमेशा बराबर ही आना है। ठीक है, ये कहलाती है वैल्यू एडेड मेथड। सर थोड़ा बहुत समझ आया, थोड़ा नहीं आया, क्लियर बात है ना। सबसे ज्यादा कठिन टॉपिक है ये पूरे इकोनॉमिक्स का, पूरे ये वाले चैप्टर का, क्योंकि ये नहीं आता बच्चों को इतना इजीली समझते हैं। अब अच्छा समझो इसके कि निकालते कैसे। अपना अपन तो अपने काम की बात समझते हैं, ये जो प्रॉपर्टी की बात है सर ये हमारे पल्ले नहीं पड़ रही। ठीक, अब अपन समझते हैं वैल्यू एडेड मेथड निकालते कहते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस GVA MP is equals to value of output minus intermediate consumption। क्या बोला अपन ने, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, दैट इज नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। बस इतना ही बड़ा है टॉपिक। इसका फॉर्मूला क्या है वैल्यू एडेड मेथड का, GVA MP is equals to ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये GVA MP को और क्या बोल सकते हैं हम, GDP MP, है ना। इसको आप चाहो तो GVA MP बोल लो, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बोल लो, या GDP MP बोल लो। कई बार पेपर में आ जाता है सर GVA नहीं निकालना है, आपको NVA FC निकालना है। तो ग्रॉस से नेट में कैसे जाते हैं ये भी आपको मालूम है डेप की मदद से,
और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं, ये भी आपको मालूम है एनआईटी की वजह से। इससे पहले वाले टॉपिक में बन कर क्या है, तो वो जीबीए एमपी मांगे आपसे या एनबीए एफसी मांगे आपसे, निकाल लोगे, कोई समस्या तो नहीं आएगी। पहले तो वही करना, जीबीए एमपी निकालना, उसमें टैप माइनस कर देना, एनआईटी माइनस कर देना, टेंशन नहीं खत्म। ठीक, तो ये कहलाता है मेथड। ये हो गया हमारा पहला वाला फॉर्मूला सर। सेकंड, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट VOO, ये कैसे निकलता है सर, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन। ध्यान रखना, सेल्फ कंजप्शन हमेशा वही नाम से दिया जाता है, सेल्फ कंजप्शन के नाम से, ना कोई दूसरा नाम है। हाँ, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दे देगा, समझ लेना कि वो सेल्फ कंजप्शन। और नहीं दिया गया है तो जो चीज नहीं दी जाती है, सर ने पहले ही बताई थी, जो चीज नहीं दी गई है उसको आप क्या ले लोगे, जीरो, तो उसको जीरो मान लेना अगर नहीं दिया है तो। और दिया है तो उतना अमाउंट लिख देना, है ना, इसको कोई निकालना नहीं पड़ता। तो ये तो सीधा सीधा ही दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा। चेंज इन स्टॉक की बात करें तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे दैट विल बी कंसीडर्ड एज चेंज इन स्टॉक। आ गई बात समझ में। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है सर। और सेल्स, सर सेल्स का वैसे तो एक फॉर्मूला होता है, जैसे वो फॉर्मूला काम नहीं आता बट फिर भी लिख लो। एक फॉर्मूला होता है विच इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी, है ना। सेल्स वैसे तो डायरेक्ट ही दी रहती, नहीं दिया होगा तो प्राइस और क्वांटिटी दी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। सेल्स में दो केसेस भी आते हैं, दो केसेस भी आते हैं सर। क्या है कि दो केसेस आते हैं सर, केस 1 एंड केस 2। ऐसे तो वो तीन होते हैं बट अपन दो ही लेके चलो। दो केसेस आते हैं सर सेल्स। क्या, अगर सेल्स गिवन है 1 लाख या 1000 और साथ में इंपोर्ट गिवन है 500, तो आपकी नेट सेल्स कितनी हो जाएगी उस समय पर, आपकी सेल्स कितनी हो जाएगी, आपकी सेल्स हो जाएगी सर 1000। उस समय पर हम इंपोर्ट को इग्नोर कर देंगे। बट आपकी सेल्स गिवन है 1000 और इंपोर्ट गिवन है 5000, तो अब तो इंपोर्ट सेल्स से ज्यादा हो गए। तो जब भी इंपोर्ट सेल्स से ज्यादा हो जाएंगे तो आप क्या कर दोगे, उस इंपोर्ट्स को सेल्स में ऐड अप कर दोगे, तो आपकी सेल्स कितनी हो जाएगी 6000। क्या बोला मैंने, अगर इंपोर्ट कम है सेल्स से तो जो सेल्स है वही आपकी नेट सेल्स रहेगी। लेकिन अगर इंपोर्ट ज्यादा है सेल्स से तो जो आपकी सेल्स है वो इंपोर्ट और सेल्स को आप क्या कर दोगे, दोनों को ऐड अप कर दोगे। दैट विल बी योर सेकंड केस। एंड द थर्ड केस, केस 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, डोमेस्टिक सेल्स दे रखी है, डोमेस्टिक सेल्स 500 और इंपोर्ट दे रखे 100, तो सम पर आपकी सेल्स कितनी हो जाएगी। अगर डोमेस्टिक सेल्स दी है तो इंपोर्ट कम हो ज्यादा हो डजंट मैटर, आपको ऐड करना ही है। आपकी सेल्स कितनी हो जाएगी 600 हो जाएगी सर। आ गई बात समझ में। 3 केसेस हैं सेल्स के। सबसे पहला केस, केस नंबर 1, सेल्स 1000 है, इंपोर्ट 500 है। इंपोर्ट कम है सेल्स से तो जो आपकी सेल्स है वही आपकी नेट सेल्स रहेगी, कोई समस्या नहीं है, फिर इंपोर्ट को इग्नोर कर देना वहां। केस 2, सेल्स भी है इंपोर्ट भी दिया हुआ है, सेल्स कम है इंपोर्ट ज्यादा है, तो आप दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि सेल्स में इंपोर्ट ऐड नहीं, तो आप ऐड कर देना, दैट विल बी योर नेट सेल्स। और केस 3, डोमेस्टिक सेल्स और इंपोर्ट दोनों दे रखे, और अगर उसने क्लियरली मेंशन करके रखा है कि ये डोमेस्टिक सेल ही है, अगर डोमेस्टिक सेल है तो इंपोर्ट कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ऐड करना पड़ेगा। दैट इज द थर्ड केस, केस नंबर 3। ऐसे निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेल्स हमेशा दी जाएगी, इंपोर्ट हमेशा दिया जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं होती है। सेल्स निकालने को बोले भी तो प्राइस और क्वांटिटी इनटू कर देना, दैट विल बी योर सेल्स। ठीक है, वैसे तो 99% चांसेस यही रहते हैं कि सेल्स डायरेक्टली दी जाती है, सेल्स है डोमेस्टिक सेल्स, और इंपोर्ट भी डायरेक्टली दी जाती है।
निकालना नहीं पड़ता आपको, सिर्फ ये केसेस रख के देखने पड़ते हैं उसमें, और वो देख के ही समझ आ जाते हैं। सेल्स ज्यादा है भैया, इंपोर्ट कम है, तो जो सेल्स है वही सेल्स है। सेल्स कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो दोनों को ऐड कर दो। और उसने डोमेस्टिक सेल्स लिख दिया तो फिर इंपोर्ट ढूंढ लो, जहां भी लिखे हो दोनों को ऐड कर देना, कम हो ज्यादा हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसमें, है ना। तीनों केसेस ये हो गए। तो सेल्स कैसे निकलता है ये समझ आया तीनों केसेस से। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, सी पहले आता है अल्फाबेट में, ओ बाद में आता है अल्फाबेट में, इसलिए पहले क्लोजिंग बाद में ओपनिंग। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, दैट विल बी चेंज इन स्टॉक। सेल्फ कंजप्शन हमेशा डायरेक्टली गिवन होगा, कभी भी आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं गिवन है तो जीरो मान के काम कर लेना या मत लेना, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये से निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, मात्र इंटरमीडिएट कंजप्शन और माइनस करना है उसमें से, तो मेरे पास क्या जाएगा? जीवीए एमपी जाएगा। ये जीवीए एमपी को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी एमपी भी बोलते हैं। हमें अगर नेशनल इनकम निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं मैं भी यहाँ समझा दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा। लेकिन अभी अपन पहले आते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन पे। इंटरमीडिएट कंजप्शन समझाने के लिए मेरे को चाहिए एक बड़ी जगह। इंटरमीडिएट कंजप्शन के लिए मेरे को मिटाना पड़ेगा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसको रब करना पड़ेगा मुझे, या तो मेरे को इसको पहले से ही यहाँ लिखना था। ये चलो देखते हैं अपन वहाँ लिख पाऊंगा, मैं तो लिख दे रहा हूँ। इंटरमीडिएट कंजप्शन में कितने टॉपिक हैं उसमें भी है। उप्स, सॉरी, एक छोटी सी गलती हो गई मेरे से, ये इंपोर्ट नहीं रही, ये एक्सपोर्ट लिख देना भी है इनमें से। अब लो उसका स्क्रीनशॉट वापस से। बेटा वो इंपोर्ट नहीं है, वो सब एक्सपोर्ट्स है, ठीक है। एक्सपोर्ट्स जो है बेसिकली, इंपोर्ट जो है वो इंटरमीडिएट कंजप्शन में आता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे से हो गया, ये सब एक्सपोर्ट्स है, ठीक है। एक्सपोर्ट्स देख लेना, कॉन्सेप्ट वही का वही रहेगा, बस इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट देख लेना, ठीक है। इंपोर्ट अपन इंटरमीडिएट कंजप्शन में यूज करेंगे। चलो मैं इंटरमीडिएट कंजप्शन यहीं बता दे रहा हूँ, इसको यहाँ पे बंद कर दे रहा हूँ उस वाले टॉपिक को, और थोड़ी इधर से कर दे रहा हूँ, बहुत जल्दी मिल जाएगी, ठीक। अपन देखते हैं केस 1, इसमें भी लगभग 4 केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4, ठीक है। बात करें इंटरमीडिएट कंजप्शन की, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन कैसा दिया होगा? सर आईसी गिवन होगा, पहला केस सबसे सिंपल केस, आईसी गिवन है 1000, साथ में अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट था तो इधर पे क्या आएगा? इंपोर्ट आएगा। इंपोर्ट है 500, वही का वही सेम कॉन्सेप्ट, आईसी ज्यादा है इंपोर्ट कम है, तो जो आईसी है दैट विल बी योर नेट आईसी, इंपोर्ट को इग्नोर कर देंगे। सेकंड केस, आईसी है 1000, इंपोर्ट है 2000। अब क्या करोगे? आईसी से तो ज्यादा है सर इंपोर्ट, तो आप क्या कर दोगे? आईसी में ऐड कर दोगे, उस समय आपका आईसी कितना हो जाएगा? 3000। ये 2 केसेस तो समझ आए होंगे, ये 2 केसेस अपन ने यहाँ भी पढ़े, वही केसेस वहां, बस वहां पे सेल्स और एक्सपोर्ट था, यहाँ पे आईसी और इंपोर्ट है, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल्स टू 1000। ध्यान रखना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहां से खरीदा ये नहीं बताया, सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखा हुआ और साथ में इंपोर्ट लिखे हुए हैं 500। तो ये जो है ये बन के सीधा पहला वाला केस बन जाएगा, यही आपका आईसी होगा। तो आईसी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000, और वहीं पर ये 500 की जगह 5000 होते, तो ये उठा के कौन सा केस बन जाता है? दूसरा वाला केस बन जाता है। उस समय पर आपका आईसी कितना हो जाता? 1000 प्लस 5000 6000 हो जाता, ठीक है। क्या है ये? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखा हुआ है और साथ में इंपोर्ट लिखे हैं, आईसी डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखा हुआ है। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कभी भी अगर लिखा रहे तो देख लेना, इंपोर्ट अगर कम हो तो फिर मत ऐड करना, वो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की आईसी होगा, और अगर इंपोर्ट ज्यादा हो तो उसमें फिर उसको ऐड कर देना परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को, तो आईसी वो इकट्ठा वाला अमाउंट हो जाएगा, ठीक। केस नंबर 4, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म, अब उसने क्लियरली मेंशन कर दिया डोमेस्टिक फर्म से खरीदा है 1000 रुपए का, और इंपोर्ट भी दिए हुए,
500 रुपए के, 5000 के, 10,000 के, डजेंट मैटर, जहाँ डोमेस्टिक फॉर्म आ जाए वहां पर आप क्या कर दोगे, उसको ऐड कर दोगे, जो वहां पे आपका आईसी कितना हो जाए 1000 प्लस 500 1500। वहां पे ये मत देखना कि वो छोटा है बड़ा है, इंपोर्ट छोटा है या इंपोर्ट बड़ा है या कुछ भी हो, डजेंट मैटर। अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म क्लियरली मेंशन करके लिख रहा है तो फिर उस समय पर आप इंपोर्ट को क्या करोगे, ऐड करोगे ही करोगे। ये 4 केसेस होते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन के, और कुछ नहीं होता। इंटरमीडिएट कंजप्शन भी निकालने को नहीं आता है, वो डायरेक्टली ही गिवन होता है, इन सब नाम से दिया होगा। ठीक है, तो बस ये केसेस अगर आपको याद रह गए तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा। केसेस याद नहीं रहे आपसे नहीं होगा ये टॉपिक, क्लियर बात है। ठीक है, सबसे ज्यादा कठिन मेथड यही है पूरे नेशनल इनकम की। अभी जब मैं इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ाऊंगा तो इतना लंबा नहीं खींचेगा वो टॉपिक, फटफट कंप्लीट होंगे। ठीक है, चलो अब मैं बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, एक आखिरी टॉपिक और पढ़ लो और इस चैप्टर को अपन खत्म करते हैं, मतलब इस वाले टॉपिक को अपन खत्म करते हैं और कल से इसके न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, जीडीपी एमपी आ गया सर, मुझे तो नेशनल इनकम निकालना है ना, और नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एफसी होता है सर नेशनल इनकम। तो अब मैं क्या करूं, तो जब भी मेरे पास सपोज मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आया, मेरे पास आईसी निकल आया, इन केसेस से मैंने आईसी निकाल लिया और इस पूरी मेथड से मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया, तो मेरे पास जीबीए एमपी आ गया, मतलब जीडीपी एमपी आ गया कहीं से। तो जीडीपी एमपी जब भी मेरे पास आएगा, जीडीपी एमपी मेरे पास आएगा या जीबीए एमपी मेरे पास जब भी आएगा, उसमें मैं माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन, उसमें मैं माइनस करूंगा एनआईटी और उसमें मैं प्लस करूंगा एनएफआई। तो ऑटोमेटिकली वो जो लास्ट अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, एनएनपी एफसी या फिर नेशनल इनकम। वो क्या जाएगा, एनएनपीएफसी या फिर नेशनल इनकम बन के आ जाएगा। ध्यान रखना क्या क्या माइनस होता है, डेप माइनस होता है, एनआईटी माइनस होता है, एनएफआईए प्लस होता है, हमेशा यही होगा, एनआईटी माइनस एनएफआईए प्लस और डेप्रिसिएशन माइनस, डेप और एनआईटी माइनस एनएफआईए प्लस। क्लियर है, तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट, एक ही सिंगल बिल्कुल उसमें मैंने कंप्लीट कराया। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया तो वैल्यू एडेड मेथड से आपको क्वेश्चन करने में कोई भी नहीं रोक सकता। एक बार फटाक से वापस से रिपीट करते हैं और खत्म करते हैं ये वाली वीडियो को। वैल्यू एडेड मेथड से कैसे निकलता है, वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला होता है सर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। बस सिंपल फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजप्शन या तो डायरेक्टली गिवन होता है या नहीं होता है, नहीं है तो मत लिखो, जीरो लिख लो, और अगर गिवन है तो उतना लिख लो, वो सेल्फ कंजप्शन के नाम से ही आएगा, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा लेकिन वो नाम उसमें लिखा रहेगा सेल्फ कंजप्शन। चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक तो गिवन हो गई होगा, दोनों को माइनस कर लेना। सपोज क्लोजिंग गिवन है ओपनिंग नहीं गिवन है तो क्या ले लोगे, ओपनिंग को जीरो ले लोगे। तो या क्लोजिंग नहीं गिवन है ओपनिंग अकेला गिवन है तो क्लोजिंग को जीरो ले लो, डजंट मैटर, जो नहीं गिवन है उसको जीरो ले लेना, जो गिवन है उसको उतना अमाउंट ले लेना, और दोनों गिवन है तो दोनों को आपस में माइनस करके चेंज इन स्टॉक निकाल लेना। सेल्स डायरेक्टली गिवन होती है हमेशा, बहुत रेयरली चांस होता है कि प्राइस इनटू क्वांटिटी हो, 1% चांस है ना, नहीं तो डायरेक्टली गिवन होगी सेल्स। सेल्स के हैं 3 केसेस बनते हैं, सेल्स के साथ साथ एक्सपोर्ट भी गिवन होता है। तो सेल्स अगर गिवन है ज्यादा, एक्सपोर्ट गिवन है कम, तो जो आपको सेल्स गिवन है वही आपकी नेट सेल्स हो जाएगी, वही आपकी असली सेल्स हो जाएगी। सेल्स गिवन है कम, एक्सपोर्ट गिवन है ज्यादा, तो आप उस समय पर सेल्स में एक्सपोर्ट को ऐड कर दोगे और वो आपकी फिर नेट सेल्स हो जाएगी, ऐड करने वाला अमाउंट। केस नंबर 3 डोमेस्टिक सेल्स गिवन है, उसने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि डोमेस्टिक सेल्स है, तो अगर डोमेस्टिक सेल्स गिवन है तो एक्सपोर्ट कम हो ज्यादा हो डजंट मैटर, आपको उसमें ऐड करना ही करना है। तो ये 3 केसेस हो गए सेल्स के। फिर आते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन के, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन के 4 केसेस बनते हैं सर। सबसे पहला आईसी गिवन है और साथ में इंपोर्ट गिवन है, यहां गिवन रहता है एक्सपोर्ट, वहां गिवन रहता है इंपोर्ट। आईसी गिवन है और साथ में इंपोर्ट भी गिवन है सर। आईसी अगर गिवन है 1000 और इंपोर्ट गिवन है 500, आईसी ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो आईसी अगर ज्यादा है इंपोर्ट से तो ऑटोमेटिकली वो जो आईसी है दैट विल बी योर रियल आईसी। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजप्शन वही होगा। फिर इंपोर्ट को आप इग्नोर कर दोगे क्योंकि आईसी ऑलरेडी ज्यादा है, हम मान के चलते हैं कि उसमें इंपोर्ट इंक्लूडेड है। आईसी कम है इंपोर्ट ज्यादा है तो हम मान के चलेंगे कि इंपोर्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो हम इंक्लूड कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे। तो 1000 अगर आईसी और इंपोर्ट 200 है तो हम आईसी को कितना मान लेंगे, 3000 मान लेंगे। केस नंबर 4 परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अकेला दे रखा है, डोमेस्टिक फर्म नहीं दिया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अगर अकेला दिया हुआ है तो उसको मान लेना कि ये आईसी ही गिवन है।
और फिर केस नंबर 1 और 2 पे देख लेना क्या है। अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1000 है और इंपोर्ट 500 है तो मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ज्यादा है, तो वही अपना आईसी हो जाएगा 1000। ये अगर इंपोर्ट 5000 होते तो अपन दोनों को ऐड कर देते, केस नंबर सेकंड जाता। अभी कौन सा है? केस नंबर 1 है, ठीक। एंड द केस नंबर 4 इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म। उसने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा है डोमेस्टिक फर्म से, तो अब इंपोर्ट कुछ भी गिवन हो आपको ऐड करना पड़ेगा ही पड़ेगा उसमें। तो वो जो भी आप ऐड करके अमाउंट निकालोगे दैट विल बी योर इंटरमीडिएट कंजप्शन, दैट इज केस नंबर 4। तो 4 केसेस आईसी के, 3 केसेस सेल्स के, 2 छोटे छोटे फॉर्मूले और एक ये जीडीपी एमपी के बाद वाला फॉर्मूला। ये तो क्या याद होगा आपको, माइनस डेफ माइनस एनआईटी माइनस एनएफ प्लस एनएफआईए, दैट विल बी एनएनपी एफसी। क्लियर? यहाँ पे खत्म होता है टोटल थ्योरेटिकल पार्ट, टोटल समझाने वाला पार्ट इस वाले मेथड का। कल से अपन इसका स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। ये वाली वीडियो रखते हैं यहीं तक। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियोस टू ऑल योर फ्रेंड्स ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। Till then, all the best for your future, all the best for your exams, and keep supporting. Thank you so much.